हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास में ये मान के चलिए कि गांधीवादी युग जो है वो द्वितीय चरण इसका स्टार्ट हो जाएगा इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे की कुछ घटनाएं ऐसी रही हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गांधीवादी चरण जो है वो दो भागों में हमने इसको विभाजित किया था और ये तीसरा चरण माना जाता है। दो भागों की शुरुआत होती गांधी जी के आने से 1915 से 1929 तक, और फिर 1929 से 1947 तक आजादी मान लो या 48 तक उनकी मृत्यु तक मान लो। ये दो चरण गांधीवादी चरण कहलाते हैं। वैसे ये कांग्रेस का तीसरा चरण तो पहले चरण के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजों पर चर्चा कर ली, उनके शुरुआती आंदोलन से लेके असहयोग आंदोलन और नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन, सारी चीजें। यहां पे दूसरी बार अब गांधी जी क्या करते हैं, क्योंकि हुआ ये था कि भाई पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी लाहौर अधिवेशन में, और उसमें गांधी जी भी फिर से एक सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए थे। तो उन्हें लगा कि यार अंग्रेज मानने वाले तो है नहीं इन सारी चीजों को, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। तो हम सारी चीजों को देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर इसके बाद इसी समय गोलमेज आंदोलन सम्मेलन होते हैं। गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसी समय क्रांतिकारियों से संबंधित कुछ समस्याएं भी चल रही थी, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। लेकिन शुरुआत हम करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। तो भैया स्टार्ट कर लेते हैं इसको। और देखो भैया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो जो अंग्रेज लोग थे उसके साम्राज्यवाद के विरोध के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जन आंदोलन चलाया गया। उनमें से प्रमुख जन आंदोलनों में से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी माना जाता है। 1929 के आसपास तक भारत को अंग्रेजों के इरादों पर शक होने लग गया। क्यों शक होने लग गया? क्योंकि ये धीरे 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 बातों को टालते जा रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि हम ऐसे चलाते जाते हैं कि ऐसा क्या होता है। लेकिन भारतीय समझ गए कि भैया ये तो नानुकुर वाले व्यक्ति हैं, अब ये हमें लगता नहीं कि आजाद करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है, इस लाहौर अधिवेशन में ही कोशिश करी जाती है कि अंग्रेजों को मना लिया जाए और पूर्ण स्वराज की यहां पे मांग कर दी जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग के साथ ही गांधी जी भी बिल्कुल सक्रिय राजनीति में फिर से एक बार कदम रखते हैं। ठीक है, बीच में उन्होंने राजनीति में थोड़ा सा विराम ले लिया था, तो सक्रिय राजनीति का यहाँ पे इस्तेमाल गांधी जी फिर से सक्रिय हो गए राजनीति में। और पूर्ण स्वराज की मांग के साथ ही पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी को लगा कि भैया ऐसे तो हो नहीं पाएगा, अंग्रेज लोग मान तो रहे नहीं है, तो अब की बार क्या है कि यहाँ फुल एंड फाइनल चीजें होनी चाहिए। और अब हम असहयोग नहीं, अब अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा का मतलब है आज्ञा ना मानना। किसकी? अंग्रेजों की। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा जो भी चीजें लागू की जा रही है, जो भी अलग अलग एक्ट बनाए जा रहे, कानून बनाए जा रहे, उनको क्या करना है? मानना नहीं है। सविनय है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, विनय पूर्वक आज्ञा को नहीं करना है। बोले महोदय ना हो पाएगा। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा इस प्रारूप को गांधी जी ने स्टार्ट करने की चीजें करी। ठीक है, सो यहां पे लाहौर अधिवेशन की हमने बात कर ही ली थी और यहां पूर्ण स्वराज की मांग भी कर दी गई थी। तो इस मांग पर जोर देने के लिए गांधी जी क्या करेंगे? अप्रैल में, ये डेट पूछ ली जाती है, सविनय अवज्ञा 6 अप्रैल 1930 को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देते हैं। किस चीज से तो हम बता देते हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि गैर कानूनी कार्य, गैर कानूनी, ठीक है, सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को यहाँ पे झुका देना है। ठीक है, अब भैया शुरुआत क्या हुई? नमक कानून का उल्लंघन करने से। ठीक है, और खुद से, क्योंकि भारत में उस समय तक जो टैक्स हो रहे थे, जो कर लग रहे थे, उन करों में नमक कर अंग्रेजों द्वारा लिया जाता था। नमक ऐसी चीज है जो भैया उसको बनाने में कोई ज्यादा खर्चा आता नहीं है और कोई भी व्यक्ति उसको बना सकता है, लेकिन भारतीयों को बनाने नहीं दिया जाता था, अंग्रेज ही बनाते थे और उस पर टैक्स लेते थे। तो ये तो बहुत गलत बात है भाई, है ना। सो ऐसी कंडीशन में नमक कर को इन्होंने पहला अपना हथियार बनाया गांधी जी ने। उसके अलावा यहाँ पे चाहे वो सरकारी सेवाएं हो, शिक्षा के केंद्र हो, उपाधियां हो, इन सारी चीजों का हमें क्या करना है? बहिष्कार करना है। महिलाएं क्या करेंगे? शराब, अफीम, विदेशी कपड़े, इन सारी दुकानों पर जाकर धरना देंगी
और सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा और इनको जला दिया जाए। कर जो है टैक्स वगैरह, इस अदायगी को रोक दिया जाए, कोई टैक्स वगैरह ना दे। इन सारी चीजों को, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसमें रखा गया कि इन्हीं सारी चीजों के साथ ये हम करेंगे। दांडी यात्रा से ये सारी चीजें शुरू होती हैं सविनय अवज्ञा की, जो आपकी होती है 12 मार्च 1930 को। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम जो था ना भैया, साबरमती नदी के किनारे से गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ, एक रिपोर्टर भी यहाँ था तो 79 लोग माने जाते हैं, है ना। तो 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पे जाना था और समुद्र तट पे दांडी गांव था, उस दांडी की ओर इन्होंने क्या कर दिया, विहार कर दिया, मार्च कर दिया, कूच कर दिया। और ये मार्च में ही करा 12 मार्च, ठीक है। तो लगभग ये 240 किलोमीटर की, सॉरी 240 मील की यात्रा थी और इसको इन्होंने 24 दिनों में पूरा किया। तो भैया 12 मार्च से 6 अप्रैल, जैसे ही ये 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं, वहां बनाते हैं नमक, और नमक कानून तोड़ते ही 6 अप्रैल 1930 को आपका क्या हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है। क्या भैया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कहाँ हुआ, जब ये नमक कानून तोड़ दिया। तो नमक कानून कब तोड़ा, 6 अप्रैल को, कहाँ पे, दांडी पे। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, ठीक है। नमक कानून के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ लोग बाग जुट गए, जो लगभग 60,000 लोग थे। अब ऐसी भीड़ हो गई तो अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने क्या किया, इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये तो दांडी की बात है। दांडी के अलावा देश भर में जहां जहां समुद्र तट है आसपास, हर जगह अलग अलग व्यक्ति के नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो दुनिया भर से लाखों, सॉरी दुनिया भर बोल रहा हूं, भारत भर से लाखों लोगों को क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो इसी सारी चीजों के साथ क्या हुआ कि गांधी और उस समय इरविन जो है भारत के वायसराय हुआ करते थे, तो गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। चूंकि ये दिल्ली में हुआ था तो इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और ये गांधी जी को इनसे चर्चा, इरविन से चर्चा कराने के लिए 2-3 लोगों ने थोड़ा सा प्रेशराइज और बाकी चीजें करी थी। तो समुद्र किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको नमक बनाने की छूट दे दी गई थी और इसको बंद कर दिया गया था, किसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। और भी बहुत सारे रीजन थे, क्या थे, एक एक चीज पे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल रुक जाओ जरा, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी रोक दिया गया है, ठीक है। कब, गांधी इरविन समझौते के बाद 31 में। शुरुआत कब हुई है, अप्रैल 1930 में, और मार्च 1931 में इसको रोक दिया गया है, ठीक है। तो लगभग साल भर चला ही, अभी चला है। पहला चरण है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सो ये पहला चरण है, अभी फिर से होगा चालू। लेकिन बीच में क्या हुआ कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि भाई एक तो नेहरू रिपोर्ट हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट में क्या है, संविधान की मांग कर दी गई थी। इसके अलावा 1927 का मद्रास अधिवेशन में भी संविधान बनाने की बात कर दी गई थी, ठीक है। और संविधान के साथ साथ कैसे बनेगा संविधान, गोलमेज सम्मेलन के द्वारा। तो गोलमेज की मांग 1927 के मद्रास अधिवेशन में करी गई थी, जिसको तब नहीं माना था अंग्रेजों ने। उसकी जगह पे साइमन कमीशन ये लेके आ गए थे। क्या लेके आ गए थे, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का भारी विरोध हुआ। उसके बाद उन्होंने जब रिपोर्ट पेश करी 1930 में, जाके बोला कि हाँ भैया जरूरत है संविधान की और ऐसा करना चाहिए, तब जाके अंग्रेज लोग माने और वो मान गए कि ठीक है भैया अपन गोलमेज सम्मेलन कराएंगे। कहाँ पे होगा गोलमेज सम्मेलन, ये लंदन में होगा। कहाँ होगा, लंदन में होगा। और भारत के सभी दल जो है बड़े बड़े, उन दलों के प्रतिनिधियों को वहाँ भेजो या आए वो लोग, और वहाँ पे अंग्रेजों के साथ बैठ के बराबरी से चर्चा करें। तो पहली बार तो ये मान रहे थे भारत को बराबरी देने की, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि इसी समय जब शुरुआत पहले गोलमेज सम्मेलन की होती है, अब देखो ये नवंबर 1930 की बात है, यहाँ तो चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है ना, और जनवरी 1931 तक ये पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। और इसमें तो कांग्रेस और बाकी के लोग जो हैं, जनरली कांग्रेस ही बड़ी पार्टी थी, तो वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, अवज्ञा आंदोलन में
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो गोलमेज के लिए कौन जाएगा वहां पे? लंदन में कोई जाएगा क्या? कोई नहीं गया। तो यही चीज होती है कि पहला गोलमेज सम्मेलन जॉर्ज पंचम राजा थे भैया उधर के, तो उन्होंने 12 नवंबर 1930 को लंदन के सेंट जेम्स महल यहां पर आधिकारिक रूप से शुरुआत करी। किसने? जॉर्ज पंचम ने। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहेंगे? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम है? रैमजे मैकडोनाल्ड इनका नाम है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी गोलमेज सम्मेलन की। पहले गोलमेज सम्मेलन में ऐसी पहली वार्ता थी यह जिसमें ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। हालांकि इसमें कोई गया नहीं कांग्रेस से, तो कोई प्रतिनिधि जब भेजा नहीं, बड़ी पार्टी भारत की सबसे बड़ी कांग्रेस ही थी, और कोई गया नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। पहला गोलमेज सम्मेलन विफल हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। अब यार जब कांग्रेस के लोग पहुंचे नहीं और सब लोगों ने उधर व्यवस्था कर ली, भैया राजा पहुंच गए ब्रिटेन के, प्रधानमंत्री पहुंचा है, बैठा है, सारी चीजें, और भारत से आदमी गया नहीं, तो भंवर बेइज्जती सी महसूस हुई उनको, है कि नहीं? कि भैया हम इधर आगे बैठ गए, तुम आए नहीं हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? तो भैया वायसराय को थोड़ा प्रेशराइज किया कि भैया क्या कर रहे हो तुम यार इधर, उनको भेज नहीं सकते थे, और क्या है कैसा है? तो उन्होंने बताया कि भैया यहाँ तो आंदोलन चल रहा है, तो उन्होंने कहा उसको शांत करो, जैसा भी हो वैसा हो, अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन अपन रखेंगे, उसमें उनको आना चाहिए। तो भैया इरविन पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भैया इनको पहुंचाओ कांग्रेस को, मतलब गांधी जी को संतुष्ट कर। इसी समय कुछ घटनाएं भी हो चुकी थी भारत में, क्रांतिकारी घटनाएं, जिनको हम अलग से लेके आएंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको पता होगा सांडर सत्याकांड हो गया, विधानसभा बम कांड हो गया, ये सारी चीजें है ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप ये सारे लोगों की हम बात अभी करेंगे, अलग से ही करेंगे, तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, सो ये भी कांड इसी समय की है, सारे इनको जेल में डाल दिया गया था, फांसी की सजा दे दी गई थी, है ना। तो उन सारी चीजों के बाद जब गांधी और इरविन में पैक्ट होता है, तो भैया वो राजनीतिक जो गिरफ्तारियां हमने देखा है कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में लाख के आसपास लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन सभी लोगों को छोड़ने की बात वो मान जाती है अंग्रेज सरकार। लेकिन गांधी जी ने इन मांगों में ये मांग नहीं रखी कि भैया वो जो राजनीतिक और बंदी हैं उनको छोड़ दिया जाए, जिससे सारे के सारे युवा वर्ग और बाकी के कांग्रेस के लोग नाराज हो जाते हैं गांधी जी से, है ना। लेकिन गांधी जी फिर जस्टिफाई करते रहते हैं अपने आप को कि नहीं नहीं वो ऐसा और वो वैसा, वो फलाना, वो डिमाका। तो लोगों की यार कहीं ना कहीं श्रद्धा घट जाती है गांधी जी से, कि वो उनके पास इतना ऑप्शन था कि वो कर सकते थे। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं जब राजनीति में आदमी आ जाता है, पावर में जब व्यक्ति आ जाता है, तो वो चाहता है कि भाई हमारी ही चले, क्योंकि चल तो उनकी रही थी, नाम तो उनका मशहूर हो गया था, है ना, क्रांतिकारी लोगों का। अगर आप उनको रोक लेते, बचा लेते, तो हो सकता था कि आपका नाम भी अच्छे से लिया जाता। लेकिन समझदार लोग सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते। सो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता की जो समस्या है उस पर विवादपूर्ण स्थिति बनी रही। सांप्रदायिकता समस्या जो है उस पर कोई समझौता नहीं हो पाया। सांप्रदायिक समस्या समझ रहे हैं ना, जो संप्रदाय है, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गए, है ना, सिख हो गए, तो ये जो लोग हैं, ईसाई हो गए, ये संप्रदाय कहलाते हैं, है ना। सो ये इन लोगों में आपसी मतभेद हैं, और भारत में सभी वर्ग के लोग रह रहे, तो इसमें कोई समझौता नहीं हो पाया, सांप्रदायिक रूप से समझौता नहीं हो पाया। और अंग्रेज चाह भी रहे थे कि ना हो, अगर हो जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी, है ना। तो कोशिश तो कर रहे थे कहने को कि सांप्रदायिक समझौता हो जाए, लेकिन है मुसलमानों के लिए यहाँ अलग प्रतिनिधित्व की मांग, जो पहले ये लोग दे चुके थे 1919 के पार्लियामेंट रिफॉर्म में, उसको मांग करी गई। किसके द्वारा? जिन्ना। जिन्ना और अपनी 14 शर्तों को मनवाने में भी लगे थे, जो हमने बात करी नेहरू रिपोर्ट के बाद 14 सूत्रीय मांग जिन्ना ने पेश करी थी, है ना। सो वो अपनी 14 मांगों को मनवाने के लिए अड़े रहे, वो तो पहुंच गए थे वहां पे, है ना। और यहाँ पे पृथक और जो अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसके पक्ष में ये लोग हुआ कर रहे थे। अंबेडकर साहब तो पहुंचे भैया, B.R. अंबेडकर, ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे हैं। सो उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए भी एक अलग से निर्वाचक मंडल बनाने की मांग करी। तो आप समझ रहे हो ना कि कांग्रेस पहुंची नहीं है, कांग्रेस के अलावा यहाँ पे मुस्लिम लीग पहुंच गई है, और मुस्लिम लीग में जिन्ना साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और हिंदुओं के अंदर ही जो अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं उनके लिए अंबेडकर साहब बोल रहे हैं अलग प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन चूंकि कांग्रेस आई नहीं थी, बड़ी पार्टी वही थी, तो कोई मतलब नहीं निकला इसका, है ना, निरर्थक हो गई। लेकिन इस चीज को सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में किया जाएगा। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले तो गांधी और इरविन के बीच में होगा समझौता। क्या होगा? गांधी और इरविन के बीच में समझौता। ये कब होगा? मार्च 1931। मार्च 1931 में होगा। क्या हुआ कि ये
दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि दिल्ली में ये वार्ता हो रही थी, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये इन्होंने बहुत कड़ी आलोचना करी है गांधी इरविन पैक्ट की। बोले भैया आपने अपना फायदा करा लिया और देश को आपने बेच दिया और सारी चीजें। ये दोनों लोग, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, दो अच्छे मित्र हुआ करते थे, बहुत अच्छी बनती थी वो तो, सबकी अपनी अपनी विचारधारा थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रकार से आज़ादी की मांग करी, है ना, और जवाहरलाल नेहरू ने अलग मांग करी, और दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। और इसके कारण क्या हुआ कि बस वो दिखे ना चीज़ों को कि आप अपने तरीके से करो, हम सपोर्ट करेंगे, और इधर से हम सपोर्ट करेंगे। वो देख रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस थोड़े से उग्रवादी व्यक्ति हैं, उग्रवादी समझ पा रहे हैं ना, उग्र विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, और गांधी जी भैया चिढ़ने लग जाते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं। तो कांग्रेसी भी इस समझौते से असंतुष्ट हो गए। किससे? इस गांधी इरविन समझौते से। क्यों हो गए? क्योंकि गांधी जी ने भारत के जो युवा क्रांतिकारी हुआ कर रहे थे, कौन कौन हुआ कर रहे थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना, इनको फांसी के फंदे से नहीं बचा पाए। इनको फांसी हो जाती है 23 मार्च 1931 को। ठीक है, ये समझौता कब हो रहा है? मार्च में ही 5 तारीख को 1931 को। आप चाहते तो इनको फांसी के फंदे से बचा सकते थे, लेकिन नहीं, अगर ये बच जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा, हमें कौन जानेगा। तो आपने बात ही नहीं करी, बोल दिया कि नहीं वो हो नहीं सकता था, और 4 चीजें तो अपने आप को। तो बाकी के लोग जो है ना, बस इसीलिए तो फिर करने लग गए कि भैया फिर किस मतलब के तुम राष्ट्रपिता बापू, काय के बापू भाई। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ सबको बुरी लग जाती है। लॉर्ड इरविन ने भारत सचिव के सहयोग से क्या किया? इंग्लैंड में 12 सितंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट करवाया था, और इस सम्मेलन से कांग्रेस ने अपने आप को अलग रखा। क्यों? क्योंकि सभी अवज्ञा में बिजी थे। ठीक है, और इरविन ने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा किया। रिहा करने के बाद देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कोशिश करना चालू किया। हालांकि ये अकेले कोशिश नहीं कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से तेज बहादुर सप्रू और एस जयकर साहब जो हैं, इनके प्रयासों से गांधी और इरविन के बीच में दिल्ली में वार्ता होना स्टार्ट होती है 17 फरवरी को, और निर्णयात्मक रूप से 5 मार्च को इनका समझौता हो जाता है। और इस समझौते में बहुत सारी मांगों को इरविन मानते हैं और बहुत सारी मांगों को कांग्रेस मान जाती है। क्या क्या वो मांगे थी दोनों तरफ से, देख लेते हैं। तो समझौते की जो शर्तें थी वो ऐसी थी कि कांग्रेस और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिनको आपने गिरफ्तार किया है, उनकी संपत्ति को जब्त किया है, उसको क्या कर देंगे आप? वापस कर देंगे। कौन? अंग्रेज सरकार। बोले ठीक है, सरकार द्वारा जो भी अध्यादेश हैं और जो अभियोग चलाए जा रहे हैं उनको भी वापस ले लिया जाएगा। जो हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्त हैं, ये शर्त गड़बड़ थी। इनके अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाएगा। ये अंग्रेज सरकार ने ये स्पेशली लिखवाया है ना, हिंसात्मक कार्य। हालांकि कोई हिंसा हुई नहीं है, डायरेक्टली साबित तो नहीं हुई थी एटलीस्ट। ठीक है, तो सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त कराया जाए। यहाँ पे ये शब्द आपने नहीं लगाया होता और या थोड़ा प्रेशराइज किया होता कि नहीं, सभी माने सभी, हिंसात्मक और हिंसात्मक से कोई मतलब नहीं है, आपको सभी के सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त करना होगा, तभी हम मानेंगे। लेकिन उसके अलावा जो अफीम है, शराब है, विदेशी वस्त्र हैं, ये जो जगह है, इन दुकानों पर शांतिपूर्वक ढंग से धरना दिया जाने की अनुमति भी दी जाए। समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को नमक बनाने का और उसको एकत्रित करने की छूट दे दी गई। ठीक है भैया, ये अंग्रेजों ने मान लिया। अब गांधी जी ने क्या क्या बात मानी? गांधी जी ने बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे और हम पहुंचेंगे। पुलिस की जो जातियां हैं उसके खिलाफ निष्पक्ष न्यायिक जांच, ये जो मांग कर रहे थे उसको वापस ले लेंगे, और नमक कानून जो पूरा खत्म करने की बात हम कर रहे थे वो छोड़ देंगे कि अब बोल तो दिया कि कुछ लोगों को बनाने, ठीक है, सो इसको वापस ले लिया जाएगा। अब भैया ये सारी मांग जो कांग्रेस ने, गांधी जी ने मान ली कांग्रेस के नाम पे। आगे कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं मान रहा था। उन्होंने कहा कि जब झुक रही है सरकार तो ढंग से झुकाओ भाई, क्या होता है ये आधा अधूरा, है ना। तो ये सारी चीजों के कारण बहुत सारे लोग आलोचना करने लगे गांधी जी की। गांधी जी को कांग्रेस के जो वामपंथी युवा हैं, मतलब जो
उस समय के युवा लोग हैं, उन्होंने आलोचना करी गांधी जी की, और कांग्रेस ने बड़ी कठिनाई से समझौते को माना। मतलब इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अब गांधी जी ने बोल दिया था, कांग्रेस की तरफ से मान ली थी बातें, तो उनका मान रखने के चक्कर में बड़ी मुश्किल से क्या है इस समझौते को माना। और कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ, उस कराची अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाया कि गांधी जी तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। और गांधी इरविन समझौते को स्वीकार करने के साथ ही अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य, इस शीर्षक का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। और गांधी जी ने कहा, तभी गांधी जी ने जब काले झंडे दिखाए, तो फिर भी भैया आपने बतौले तो देने ही है, तो क्या बोले, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं मर सकते। तो भैया ये स्टेटमेंट जो है पूछ लिया जाता है कि कब बोला गांधी जी ने कि गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। तो ये कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसी कराची अधिवेशन में बोला गया था। कब? 1931। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पे जो क्रांतिकारी हैं उनको फांसी दे दी गई है। पूरा भारत गुस्से में बैठा है, और ये भैया जा रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, सो पहुंचे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया सितंबर 1931 को, ठीक है, 7 तारीख से। और इसमें खास बात यह रही, क्या रही, कि गांधी जी कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि पहुंचे, और किसी को नहीं ले गए। हालांकि यहाँ पे और भी लोग पहुंचे थे, जैसे एनी बेसेंट पहुंच गई थी, तो वो उन्होंने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया, है ना। और मदन मोहन मालवीय जी पहुंच गए थे अलग से। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये प्रमुख बात है। इसके आधार पर सीटों के बंटवारे के एक प्रश्न पर विचार विनिमय तो होता रहा, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। और इसका कारण यह था कि मुस्लिम प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास था कि हिंदुओं से समझौता करने से अच्छा क्या है, अंग्रेजों से उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो जाएंगी। हिंदुओं से नहीं करना, अंग्रेजों से बोलो तो वो अपने लिए कुछ कर देंगे, ठीक है। और इस गतिरोध का लाभ किसने उठाया? क्योंकि भाई आप खुद इकट्ठे नहीं हो ना, हिंदू मुस्लिम भारत के इकट्ठे नहीं हो, तो फायदा तो दूसरा उठाएगा ही ना, वही होता है। तो अंग्रेज प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी। सांप्रदायिक पंचायत के नाम से वो जाना जाता है, सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से वो जाना जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, इसमें सर्वदलीय मंत्रिमंडल में अनुदारवादियों का बहुमत था, और इन्होंने सैमुअल होर को, क्या नाम है अनुदारवादियों के जो बहुमत लोग हैं, उन्होंने सैमुअल होर को भारत मंत्री और लॉर्ड विलिंगटन को भारत का वायसराय बना दिया। और 7 सितंबर को ये सम्मेलन शुरू होगा। गांधी जी पहुंचेंगे SS राजपुताना जहाज से इंग्लैंड। हालांकि ये वापस आ जाते हैं मुंह बना के, क्योंकि इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। और एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय अलग से गए थे, व्यक्तिगत पर्सनली गए थे वहां। एनी बेसेंट ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर दिया था, और कुल 21 लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। कोई फायदा हुआ नहीं, गांधी जी मुंह बना के वापस आ गए, इनकी बातें नहीं मानी गई। सांप्रदायिक समस्या की अगर बात करें, तो सबसे बड़ी समस्या इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यही उभर के आई, सांप्रदायिकता की। तो यहाँ पे मुस्लिम हो, सिख हो, अनुसूचित जाति के लोग हों, सो सभी लोगों ने क्या है, भाग तो लिया था, लेकिन सभी व्यवस्था हो। जैसे हिंदू और मुस्लिम की तो हो गई अलग निर्वाचन की बात, अब बाकी के सिख हो जाएं, अनुसूचित जाति के लोगों, इन लोगों को लिए भी अलग से क्या हो जाए, निर्वाचन पृथक होना चाहिए। गांधी जी को गुस्सा आ गया, बोले हैं फालतू की बातें कर रहे हो, जैसे तैसे हम जोड़ रहे हैं लोगों को, तुम लोग तोड़ने पे तुले हो। तो भग के आ जाते हैं, बोले नहीं हमें नहीं करनी कोई चर्चा, हम जा रहे हैं। ठीक है, भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, साथ ही साथ द्वैध शासन जो है वो अपनाया जाएगा। हिंदू और मुस्लिमों में इनमें गतिरोध बना रहा, ये फिर इकट्ठे नहीं हो पाए। सो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कर दी। अब गांधी जी तो वापस पहुंच चुके थे, ये बाद में करेंगे पंचायत की घोषणा। तो गांधी जी जब वापस पहुंचे तो इनको जेल में फिर डाल दिया था, क्योंकि सविनय अवज्ञा ने फिर चालू कर दिया था, फिर जेल में डाल दिया था। तो अल्पसंख्यकों को ही
हिंदुओं के दलित वर्ग ने भी अलग प्रतिनिधित्व यहाँ पे मांग की थी और जिसको सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया था। तो हिंदू मुस्लिम तो अलग हो ही गए थे, अब हिंदुओं के अंदर जो लोग हैं, दलित हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति वाले वर्ग, ये भी अलग कर रहे हैं। तो भाई अंग्रेज क्या कर रहे हैं वो आप देख रहे हो, सब अच्छे से देख रहे हो कि जो इकट्ठे हुआ करते थे वो इकट्ठे से आप क्या कर रहे हो, उनको अलग अलग कर रहे हो, और ये बहुत अच्छे से सबको दिख रहा है। लेकिन ये नेता क्या है, अपने फायदे के लिए अलग अलग होना चाह रहे हैं कि हमारा नाम भी हो, हमारा नाम भी हो। तो यही तो समस्या है। गांधी जी ने कहा नहीं भैया ये तो गलत हो रहा है, हिंदुओं में भी आप तोड़ मोड़ करना चालू कर दिए हो और तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, कैसे लोग हो यार तुम लोग। तो गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं और उस समय इनको जेल में डाला था, पूना की यरवदा जेल में थे, ये बीमार तो थे ही, और उसी समय गुस्से में क्या है, अनशन पे बैठ जाते कि नहीं भैया ये सांप्रदायिक पंचायत जो है इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंबेडकर जी मांग कर रहे थे इसकी, है ना। तो बस दोनों के बीच में फिर बाद में मदन मोहन मालवीय ही समझौता करवाते हैं जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है, अपन देखेंगे आगे, ठीक है। सो महात्मा गांधी ने विरोध किया और आमरण अनशन पर बैठ गए कि जब तक मन नहीं जाएंगे तब तक नहीं खाना खाएंगे, अगर ये बंद नहीं किया तो लोग घबरा गए। इसलिए कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता हुआ जिसको पूना समझौता कहा जाता है। इस समझौते से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या जो थी वो खत्म नहीं हुई। इसमें क्या किया गया कि जो कांग्रेस है उसके अंदर ही हिंदुओं की सीट के अंतर्गत कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया, किसके लिए, दलित वर्ग के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हुई पूना समझौता में। क्या हुआ इसमें, 24 सितंबर को हुआ ये 1932 को, ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस समय पड़े हुए थे बीमारी में, मतलब अनशन में, और रैमजे मैकडॉनल्ड के इस निर्णय को मुस्लिम्स के साथ साथ दलित जाति के हिंदुओं, सवर्ण हिंदुओं से अलग कर दिया गया था, ठीक है, अलग प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। और गांधी जी थे जेल में, यरवदा जेल का नाम है भैया, याद रखना, पूछ लेना, ये पूना में पड़ती है, ठीक है। सो 20 सितंबर 1932 को जेल में आमरण अनशन चालू किया और गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या होता है, समझौता होता है मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, ठीक है। और इसमें क्या किया, हरिजनों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया गया अंबेडकर के द्वारा, और संयुक्त निर्वाचन किसका, हिंदुओं का होगा, उसको स्वीकार कर लिया। किस शर्त पे, इस शर्त पे कि हरिजनों के लिए विधान मंडलों में कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए जाएंगे। 71 से 148 जिन्हें कर दिया गया, डबल से भी ज्यादा। और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जो है, गांधी जी के बारे में इन्होंने बोल दिया कि भारत की एकता और अखंडता के लिए यह सबसे बड़ा उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय से आपकी महान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ हम अनुसरण करेंगे। कौन भैया, रविंद्रनाथ टैगोर। ये भैया बड़े बड़े लोग हैं, हालांकि गलत बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सब अपने फायदे के लिए ही काम कर रहे थे, ठीक है। ये चाहते तो भैया भारत की एकता और अखंडता सच में बना सकते थे, राजनीतिक रूप से नहीं, ठीक है। झुकना किसी को था नहीं, सब बड़े बड़े लोग हैं, ये नहीं कि भैया आपस में चर्चा करके मामले सुलटा ले आए हैं, हम बड़े, हमसे बड़ा कैसे हो सकता है कोई। तो ये आपसी ईगो के कारण समस्या हुई। चलो छोड़ो, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा भैया फिर इसके बाद। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 को आयोजित किया जाता है, और इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिधि हो गए थे, पिछले वाले में 21 थे, है ना। और यह भी किसी निर्णय के बिना ही समाप्त हो गया। तो फाइनली तीनों गोलमेज सम्मेलन को कंक्लूड करके अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि सैमुअल होर, जिनको भारत मंत्री बना दिया था, गोलमेज सम्मेलन का विरोध करते हुए खत्म किया चीजों को, और एक श्वेत पत्र यहां पे जारी कर दिया गोलमेज सम्मेलन खत्म होने के बाद। श्वेत पत्र में बोला गया कि लॉर्ड लिनलिथगो जो यहाँ वायसराय हैं, उनकी अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद द्वारा एक संयुक्त समिति की गठन करके भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। ये वही अधिनियम है जो, अगर बात करें तो ये संविधान है पूर्णतः। इस संविधान में, इस अधिनियम में अगर हम बात करें तो लगभग 213 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियां थी, और इन सारी चीजों को 10 अनुसूचियां थी एक्चुअली, है ना।
ये बना दिया गया और इसमें से लगभग 80% कंटेंट जो है फिर हमने अपने भारतीय संविधान में लिया गया। शायद 312 थे अनुच्छेद, सॉरी 312 थे, 213 लिख रहा हूँ मैं, 312 अनुच्छेद, ठीक है। सो ये लाया गया और इसी के साथ भैया अब चेंजेस होना चालू हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब आखिरी चीज़ें बची हैं, फिर से थोड़ा सा क्रांतिकारी युग आ गया। इसके अलावा आखिरी क्या होगा, आखिरी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है और इसी समय क्या होगा, अब क्या होगा, अगस्त प्रस्ताव आएगा। अगस्त प्रस्ताव के साथ साथ भारत में क्रिस्प मिशन आएगा। क्रिस्प मिशन के साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन, बेबिल प्लान आ जाएगा, माउंटबेटन की घोषणा आ जाएगी और भारत आज़ादी की ओर अग्रसर होगा। तो लगभग समाप्ति की घोषणा हम कर चुके हैं, भारत की आज़ादी के पास हम पहुंच गए। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।